हमने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। और वो बताया गया था आपको E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2p/r³। जहाँ P क्या होता है, वह जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है P। और P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 2qL। जहाँ 2L क्या होता है, 2L उन आवेशों के बीच की दूरी होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को निर्मित करते हैं या वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव हमारा ये है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो परस्पर बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो -q आवेश और +q आवेश है, इनको मिला दिया हमने। -q और +q आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत दिशा में, जब लंबवत दिशा में हो गया मतलब निरक्षीय हो गया। अक्षीय क्या होगा, अगर इस दिशा में यहाँ पर कोई बिंदु हो, यहाँ कोई बिंदु हो, यहाँ कोई बिंदु हो, इस बिंदु पर अगर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको अक्षीय स्थिति कहा जाता है। और अगर इस अक्ष के लंबवत दिशा में कोई बिंदु हो तो क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये वैद्युत द्विध्रुव है और निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु लिया गया है P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। अब जाहिर सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक -q आवेश है दूसरा +q आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अलग अलग, मतलब +q आवेश के नाते क्या यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देख लेंगे हम, और -q आवेश के कारण इसी बिंदु P पर क्या तीव्रता होगी वो देख लेंगे। फिर उन दोनों का रिजल्टेंट देख लेंगे, परिणामी क्या होगा ये निकाल लेंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो ये दूरी और दूसरा आवेश। क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 K इंटू q/r²। तो आवेश तो पता है, एक आवेश +q एक -q, आवेश की कोई दिक्कत नहीं है। दूरी देखो, यहाँ +q आवेश से यहाँ तक की दूरी और -q आवेश से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये लंबार्धक है। आपका जो निरक्षीय स्थिति है ये लंबार्धक है, इस पर लंब भी है और आधे आधे भाग में बांट भी रहा है। यह डिस्टेंस भी यल है, यह भी डिस्टेंस यल है। तो +q आवेश से P तक की दूरी और -q आवेश से P तक की दूरी बराबर होगी। ये दूरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये दूरी आपकी L है, ये दूरी आपकी R है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आ जाएगा √r² प्लस L²। तो चाहे +q आवेश से P तक की डिस्टेंस होगी तब भी हम इसी का यूज करेंगे, और -q आवेश से P तक की दूरी होगी तब भी हम इसी का यूज करेंगे। चलिए, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 माना गया है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 बराबर 1/4πε0 K ठीक है, इंटू q/r² होता है। तो +q आवेश है, कोई बात नहीं, यहाँ q रखेंगे बटे r² दूरी, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है √r² प्लस L², इसका वर्ग हम करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा r² प्लस L²। ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रूट आपका हट गया क्योंकि इसका आपने वर्ग किया तो रूट हट गया। इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताया था हमने, तो उसमें बताया था कि अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, और ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो चूंकि ये +q आवेश है तो +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 आएगा, जो दिशा कहाँ होगी,
इस बिंदु को P से, मान लीजिए ये बिंदु आपका है A और ये बिंदु है B, तो B से P को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दिशा में बाहर की तरफ, अर्थात B से P की दिशा में, यहां लिख देंगे क्या, BP दिशा में, BP दिशा में, ये हो गया। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 का मान इतना हो गया। अब जरा आ जाइए, माइनस Q आवेश के कारण क्या यहां पर होगा, उसको हम मानते हैं E2। क्या मानेंगे, E2। फार्मूला वही 1/4πε0 के इंटू आवेश क्या है, माइनस Q है, तो आवेश यहां माइनस नहीं रखा जाएगा, आवेश प्लस रखा जाएगा। माइनस कहां जाएगा, फिर माइनस दिशा का संकेत करेगा, अर्थात ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह बिंदु P पर अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर आवेश का मान क्यों रखा जाएगा, बटे r² दूरी होती है, तो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर आप करेंगे तो करड़ी आपकी हट जाएगी, तो आ जाएगा r² प्लस l²। डायरेक्शन क्या होगा इसका, P से A दिशा में, यहां लिख देंगे PA दिशा में, PA दिशा में, ये हो गया। E1 प्राप्त हो गया आपको, E2 प्राप्त हो गया। दोनों आवेशों के कारण क्या यहाँ तीव्रता होगी वो पता हो गई आपको। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। दोनों दो डायरेक्शन में है, इनका निकालना है परिणामी। तो परिणामी के लिए ध्यान दीजिए, हमने इसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहां बनाया हुआ है, इसी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यह आपका बिंदु P है, बिंदु P पर एक तीव्रता E1 है, E1 आप देख ही रहे हैं, दूसरी तीव्रता E2 है, E2 आप देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि E1 और E2 दोनों दिशा में तो अलग अलग हैं, E1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, E2 नीचे की तरफ है, लेकिन दोनों के जो परिमाण हैं वो परिमाण आपके सेम है। क्यों, देखो जरा ध्यान से, 1/4πε0 के दोनों में है, Q दोनों में है, r² प्लस स्क्वायर दोनों में है, तो परिमाण सेम है, अर्थात E1 = E2। जहां E1 रहेगा वहां E2 लिख सकते हैं, या E2 की जगह पे आप E1 भी लिख सकते हैं। तो E1 = E2 यहां दर्शाया भी गया है। अब कैसे निकालेंगे हम परिणामी, E1 और E2 दोनों का वियोजन कर लेंगे, E1 का भी वियोजन, E2 का भी वियोजन। तो मान लिया हमने ये कोण थीटा, आप देख रहे हैं ये कोण थीटा दिखाया गया है, ये माना गया है, माना ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा हो गया तो E1 का जब घटक लेंगे हम, तो आपको पता है कि जब किसी भी सदिश राशि का वियोजन करते हैं तो जिधर का कोण थीटा होता है उधर का घटक काश में लेते हैं। तो E1 का घटक लेंगे तो एक हो जाएगा E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E1 sin थीटा। E1 cos थीटा की जो डायरेक्शन है वह क्षैतिज होगी और E1 sin थीटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। इसी तरह से E2 का वियोजन करेंगे, E2 cos थीटा का मान जो है वह इधर की तरफ होगा और E2 sin थीटा का मान क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। जैसे ये कोण थीटा है, ये दोनों कोण सेम होंगे, यह भी कोण थीटा होगा। तो E2 cos थीटा ऊपर की तरफ आएगा, E2 sin थीटा नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने क्या किया, E1 और E2 का वियोजन कर लिया। अब E1 E2 का जो वियोजन है करने के पश्चात देखेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एकदम अपोजिट हैं और E1 E2 की वैल्यू सेम है। अगर E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो E1 sin थीटा की वैल्यू E2 sin थीटा की वैल्यू के बराबर होगी और दोनों की जो दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो जो इधर वाला घटक है क्षैतिज वाला, जो E1 cos थीटा हुआ था, E2 cos थीटा हुआ था, दोनों को जब जोड़ देंगे अर्थात E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो यही E जो है, कैपिटल E जो आएगा, यही E1 और E2 दोनों वैद्युत क्षेत्रों का परिणामी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहां लिख देते हैं इसको एक बार, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यह दोनों का परिणामी हो गया। अब E1 E2 की वैल्यू रख देते हैं। E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के
इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे। इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं जरा सा। क्यों कर रहे हैं? E1 की वैल्यू यहां रख दिया, ये यहां से लेकर यहां तक, E2 की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक रख दिया। अभी कास थीटा दोनों में कॉमन है, ये कास थीटा भी रखना है, तो क्या करेंगे, कास थीटा आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, ये अलग चीज है, इसमें शामिल नहीं है ये। तो E की वैल्यू हो जाएगी E बराबर, अब क्योंकि दोनों चीजें सेम है, तो दोनों चीजें सेम है तो क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू, अब देखिए क्यू अपान दिस है, क्यू अपान दिस है, दोनों सेम है, तो क्या करें, दूना कर देंगे, 2Q कर दिया हमने। क्या हो गया इसका मान, 2Q। 2Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस समझ गए होंगे। अरे इतनी पूरी वैल्यू आपकी कॉमन हो गई, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, 1 + 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इनटू क्या यहां पे हो जाएगा, कास थीटा। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, बिंदु P पर दोनों तीव्रताओं का परिणामी। आ जाइए फिर, E = हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू 2Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब कास थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कास थीटा, ध्यान दो जरा, अगर यह कोण हमने थीटा मान लिया है तो यह थीटा कोण और यह थीटा कोण दोनों सेम होंगे, दोनों कोण आपके सेम होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अरे यह जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, इसी के समांतर ये क्षैतिज रेखा खींची गई है, यह क्षैतिज रेखा इसके समांतर खींची गई है, तो संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मिलाती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो संगत कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। यह कोण थीटा होगा तो यह भी कोण थीटा होगा। अब अगर यह कोण थीटा होगा तो कास थीटा की वैल्यू यहां से निकाल करके हम यहां पुट कर देंगे, रख देंगे। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार क्या है, इसका आधार है यल, और कर्ण कौन सा है, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो यहां वैल्यू रख दे रहे हैं हम, क्या रखेंगे, L/√r² प्लस एल स्क्वायर, ऐसे रख देंगे। या E = हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू, ध्यान देना जरा, 2Q है इंटू L, 2QL हो गया। और कल बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होता है उसकी वैल्यू 2QL के बराबर होती है। P बराबर 2QL होता है, तो 2Q इंटू L की जगह क्या रख देंगे, P। तो यहां क्या हो गया आपका, P हो गया अपान r² प्लस एल स्क्वायर की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर इसको हम ऐसे समझ लें तो r² प्लस घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे r² प्लस एल स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो r² प्लस एल स्क्वायर घात 1 है और यहाँ घात 1/2 है, गुणा करने पे क्या घात में घात जुड़ जाती है, तो हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर घात 3/2, इतना हो गया। अब E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 के, कल इस पर चर्चा हुई थी कि यहां पर यल जो होता है, यल क्या है, ये 2L जो है दूरियां होती हैं -Q प्लस Q आवेश के बीच की, तो ये दूरी अति अल्प होती है। जैसे HCl, HBr, HI, H2O, इसमें अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम दूरी होती है, और यह बिंदु जहां पर तीव्रता निकालते हैं वो बिंदु ज्यादा होता है। तो L जो होता है वो R के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, L इज वेरी लेस देन R, देयरफॉर L² इज आल्सो वेरी लेस देन R², सो दिस इज नेग्लेजिबल। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो L² को जब छोड़ देंगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पे R² बचे खाली, ये 0 हो गया आपका, तो R² की घात हो जाएगी 3/2, तो 3/2 में 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, r³, तो यहां हो जाएगा P/r³। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया, किस पोजीशन में, निरक्षीय अवस्था में।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय क्या होगा आप जान गए होंगे, इस मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0K × P/r³। अगर यहां पर माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान क्या होता है, 1 होता है। तब यहां पर क्या रखेंगे, E = 1/4πε0 × P/r³। यहां पर K की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब अक्षीय में क्या फार्मूला था, यहां पर 2P/r³ था, निरक्षीय में क्या है, P/r³। केवल ये छोटा डिफरेंस है बस, पहले 2P/r³ था, यहां पर P/r³ है। दिशा पे जरा आ जाइए, दिशा क्या होगी। अब यहां दिशा जरा समझिए बात, E1 और E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं और दोनों बिंदु P पर कार्य कर रहे हैं। जब दो बराबर सदिश राशियां किसी एक बिंदु पर कार्य करती हैं तो उन दोनों का जो परिणामी होता है उनको उनके बीच के कोण को आधे भाग में बांटते हुए जाता है। जैसे किसी एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हों, दोनों बल परिमाण में बराबर हो, तो इन दोनों बलों का परिणामी उनके बीचों बीच से होकर गुजरेगा। कहने का मतलब कि अगर यह पूरा कोण 2θ है, यह पूरा कोण E1 और E2 के बीच का 2θ हो तो यह आधे में बांटते हुए जाएगा, आधा कोण ऊपर आधा कोण नीचे। कहने का मतलब ये डिवाइडर होगा, बाइसेक्टर होगा, E1 और E2 के बीच का ये बाइसेक्टर होगा। तो कहने का, और बाइसेक्टर की दिशा क्या होगी, क्षैतिज होगी। तो आप कह सकते हैं कि यह जो आपका वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अक्ष यही तो है, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर +q आवेश से -q आवेश की तरफ जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में होगी, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर है और +q आवेश से -q आवेश की तरफ है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। परिमाण कितना होगा, परिमाण ये होगा, दिशा क्या होगी, क्षैतिज होगी, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। अब आप समझ गए होंगे। तो पहले वाले में क्या था, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या होगी तीव्रता, दूसरी वाले में क्या है, निरक्षीय स्थिति में क्या होगी तीव्रता। अब हमको एक पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव की न तो अक्षीय स्थिति में हो और न ही निरक्षीय स्थिति में हो, मतलब किसी भी अवस्था में हो। जैसे ये जरूरी नहीं कि आपका बिंदु यहाँ पर हो तब तो अक्षीय हो जाएगा, यहाँ पर होगा निरक्षीय हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो हम कहेंगे न तो अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय में है। तो अगर अक्षीय में भी नहीं है, निरक्षीय में भी नहीं है, तब हम तीव्रता का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपको एक फार्मूला प्राप्त करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला हमको प्राप्त करना है। वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में, मतलब निरक्षीय हो या अक्षीय हो, एक फार्मूला हम प्राप्त करेंगे जिससे कि किसी भी स्थिति में यह व्याख्या की जा सके कि क्या फार्मूला है। अगर अक्ष में नहीं है, वह अक्षीय पोजीशन में बिंदु नहीं है और न ही निरक्षीय में है। चलिए मान लीजिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आप समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कौन सा हो गया, अक्ष आपका ये वाला हो गया, इधर वाला हो गया, ये अक्ष हो गया। निरक्ष कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, निरक्ष हो गया आपका, ठीक है। अब ये अक्ष हो गया, ये निरक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया। बिंदु कहाँ है, बिंदु यहाँ पर है, बिंदु P कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो न तो अक्ष में है और न ही निरक्ष में है, किसी में नहीं है, और निकालना हमको है। मध्य बिंदु कहाँ माना है, यहाँ माना है हमने। ये मान लीजिए -q आवेश है
और ये प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश होंगे ही, ये दूरी L हो जाएगी, यह भी दूरी L हो जाएगी। समझ गए होंगे आप। यहां से इसको मिला देते हैं, ये देखिए मिला दिया हमने, मिला दिया इसको। यहां पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकालना है आपको। दूरी कितनी है, r दूरी है, r दूरी पर बिंदु है, दूरी वही है, r दूरी पर बिंदु है, लेकिन अक्षीय में नहीं, निरक्षीय में नहीं है। अब इस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर। बिंदु P इसको नहीं लेंगे यहाँ पे, इसको बिंदु दूसरा कुछ लेते हैं, क्योंकि द्विध्रुव का आघूर्ण यहाँ पे काम करेगा भी, बार बार आपको कंफ्यूजन होगा। इसको हम बिंदु A मान लेते हैं। बिंदु A पर हमको तीव्रता निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, अगर ये अक्षीय में होता सूत्र पता था हमको, निरक्षीय में होता तो भी सूत्र पता था, लेकिन न तो अक्षीय में है न ही निरक्षीय में है, तो क्या करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को ही घुमा देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को ही घुमा देते हैं, जिससे कि यह या तो अक्ष में आ जाए या तो निरक्ष में आ जाए। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, P। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मान क्या होता है, P। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के दो घटक कर लीजिए, ध्यान दीजिए ऐसे, ये ऐसे, एकदम बिल्कुल ध्यान समझिए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक घटक हो गया ये, दूसरा घटक देखो कहां से कर रहे हैं, ये ऐसे, सॉरी, दूसरा घटक हमारा हो गया ये, मतलब वैद्युत द्विध्रुव मूल कौन सा है पता आपको है, ये वाला मूल वाला है, ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा मूल वाला है। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में घुमा दिया है, दो पार्ट में घुमा दिया, मतलब एक पार्ट हो गया ऊपर, एक पार्ट हो गया नीचे। घटक निकाल, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई जो वेक्टर राशि है a है, तो a के घटक करते हैं ना, a cos थीटा a sin थीटा, वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अगर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है तो P के दो घटक कर ले रहे हैं। एक हो जाएगा P cos थीटा, मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया ये क्या हो जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P cos थीटा। और एक हो गया नीचे की तरफ, अच्छा थीटा कोण, ये कोण थीटा हमने माना है, ये कोण थीटा हो गया, तो इधर घटक क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ध्यान दीजिएगा हर चीज। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P। इस वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक कर लिया हमने, एक कर लिया P cos थीटा, एक कर लिया P sin थीटा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर ये P cos थीटा हम कर लेंगे तो इस P cos, आप समझिए हमारे पास P वाला वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, हमारे पास P cos थीटा वाला वैद्युत द्विध्रुव आ गया। एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव हमको पता है जिसका द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P cos थीटा। उस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पोजीशन में, अक्ष है ये, अक्षीय पोजीशन में r दूरी पर ये बिंदु A स्थित है। तो तीव्रता फार्मूला पता हमको है, अभी तुरंत लगा देंगे। दूसरी पोजीशन में क्या किया हमने, एक घटक अगर हमने किया है क्षैतिज, दूसरा वर्टिकल करना पड़ेगा, तो इसी P का दूसरा घटक हो जाएगा P sin थीटा। अब इस P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में है ये, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय में है। इस वैद्युत द्विध्रुव अर्थात P sin थीटा वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु A स्थित है, उसका भी फार्मूला पता है। कहने का मतलब कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्षीय स्थिति में ये बिंदु है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु है, दोनों हमको पता है। ये दोनों पता हमको है, दोनों का अभी हम योग निकाल लेंगे तो आसानी से हम बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। चलिए अब इस मूल वाले को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये हमारा पहला है, मान लीजिए ये पहला वैद्युत द्विध्रुव है, ये दूसरा है, यही दोनों वैद्युत द्विध्रुव हमारे मूल वाले से निकले हुए, हमने घटक मान लिया है। अब P cos थीटा एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, उस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा ये आपको पता है, E1। क्या मानेंगे इसको, E1 मानेंगे। E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p/r³। ये फार्मूला होता है, इतना तो पता है आपको होगा, 2p/r³। अक्षीय में ये फार्मूला होता है, बताया गया, सिद्ध करवाया गया है।
लेकिन यहाँ p की जगह p cos थीटा है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव चेंज हो गया है, p cos थीटा p sin थीटा में कन्वर्ट हो गया है वो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर p cos थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p cos थीटा। यह इस वाले वैद्युत देखिए पहला जो वैद्युत द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु ए पर तीव्रता का फार्मूला है। दिशा कहाँ होगी, दिशा ध्यान दीजिएगा, इसकी दिशा ए को हम यहां लिख देते हैं, दिशा इसकी ऊपर की तरफ होगी। E1 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, समझ गए होंगे आप। चलिए दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आइए, ये वाला हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये वाला है, इसके निरक्षीय पोजीशन में यही बिंदु ए है। तो निरक्षीय पोजीशन में अगर ये बिंदु है तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु ए पर क्या तीव्रता होगी, अगर वह तीव्रता हमारी E2 है, E2, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 के इंटू, अब 2p नहीं होता, क्या होता है p होता है, निरक्षीय में याद है आपको केवल p होता है, तो यहाँ पर p/r³ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण क्या है, p sin थीटा है, तो हो जाएगा p sin थीटा डिवाइड बाई r³। इसकी दिशा कहाँ होगी, निरक्षीय में, अभी तुरंत आपको बताया गया थोड़ी देर पहले, निरक्षीय में क्या होगा, जो इसका अक्ष है इस अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो बिंदु ए पर तीव्रता जो है इधर की तरफ हो जाएगी, E2 आपका इधर हो जाएगा, अक्ष आपका देख रहे हैं, ये आपका अक्ष है, तो इसकी जो दिशा होगी वह ए पर इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगी। ये इधर दिशा है, ये भी इधर हो जाएगा। अभी इसके पहले वाला टॉपिक जो था दिशा के लिए बताया था आपको हमने, तो ये आपका E2 हो गया, E2 की डायरेक्शन ये हो गई, E1 डायरेक्शन ये हो गई। पहले हम परिमाण पे आ जाते हैं, अभी दिशा बता देंगे आपको। चलिए अब परिणामी कैसे निकलेगा, यह दोनों परस्पर लंबवत हैं। जब दो सदिश राशियां परस्पर लंबवत होती हैं तो उनका परिणामी कैसे निकलता है, R होता है √a² प्लस b²। वैसे मूल फार्मूला क्या होता है, R √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा 90 यहां पर चुकी है तो cos 90 का मान 0 होता है, तो 2ab cos थीटा खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा R a² प्लस b²। तो यहाँ पर E1 और E2 परस्पर परपेंडिकुलर है, 90 अंश के कोण पर है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर √E1² प्लस E2²। क्लियर हो गया होगा, ये हो जाएगा E बराबर √, अब देखिए E1 आपका ये है, E2 आपका ये है, तो E1 1/4πε0 के इंटू 2p cos थीटा बटे r³ इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस नीचे कर दे रहे हैं 1/4πε0 के इंटू p sin थीटा डिवाइड बाई r³ का होल स्क्वायर। करड़ी के अंदर ही पूरा है ये मैटर। चलिए E = हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, बाहर लेंगे वह स्क्वायर हट जाएगा, करड़ी बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/4πε0 के बाहर आ गया। यहां ध्यान दीजिए p² होगा, यहां भी p² होगा, तो p² का वर्गमूल p हो जाएगा, p बाहर आ गया। r³ का स्क्वायर यहां होगा, r³ का स्क्वायर यहां होगा, तो r³ का स्क्वायर आघात 6 हुआ, लेकिन करड़ी के अंदर है, बाहर आएगा तो r³ आ जाएगा बाहर की तरफ। अब करड़ी के अंदर क्या बचा, करड़ी के अंदर देखिए ये बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, p बाहर निकल चुका है, यहां बचा है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात यहां हो जाएगा 4 cos² थीटा प्लस यहां क्या होगा साइन थीटा, इसका वर्ग है तो हो जाएगा sin² थीटा। ये E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू p/r³ √ अगर sin² थीटा को हम लिख दें 1 - cos² थीटा, इसको लिख दें 1 - cos² थीटा, तो 4 cos² थीटा में से 1 cos² थीटा घटेगा तो आएगा 3 cos² थीटा, तो यहां हो जाएगा 1 + 3 cos² थीटा। आप चाहें तो इसको साइन थीटा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, इस cos² थीटा को sin² थीटा में चेंज कर दीजिए, लेकिन अमूमन जो फार्मूला आप याद करते हैं इसी रूप में याद करते हैं। तो ये आपका फार्मूला है
E इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, माफ कीजिएगा ये आर क्यूब है, आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप ये जान जाएंगे कि निरक्षीय में हो या अक्षीय में हो। और थीटा क्या कोण यहाँ पर है, क्षैतिज से थीटा कोण पर तीव्रता का ये फार्मूला होता है। तो आप जान जाएंगे कि अगर अक्षीय है निरक्षीय है, थीटा कोण दिया हुआ है, तीव्रता का ये फार्मूला। अब यहां से आप दोनों निकाल सकते हैं, ध्यान दो जरा। अगर ये थीटा आपका 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, मतलब जब थीटा 0 हो जाए क्या हो जाएगा, cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 आपका 1 जब हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1/4πε0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ये अक्षीय में होता है। और अगर cos 90 हो गया, 90 निरक्षीय वाले में आ जाइए, तो cos 90 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। तो अक्षीय निरक्षीय दोनों यहां से निकल सकते हैं। थीटा का मान 90 रख देंगे तो निरक्षीय में आ जाएगा, थीटा का मान 0 रख देंगे तो अक्षीय का सूत्र आ जाएगा। तो ये व्यापक सूत्र है, इससे आप दोनों ज्ञात कर सकते हैं। दिशा अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए जो निकला है इसकी दिशा क्या होगी, तो E1 और E2 का जो परिणामी होगा उसकी दिशा इधर बीच में होगी। दो सदिश राशियों का जो परिणामी होगा उसकी दिशा दोनों के बीच में ही रहेगी इधर। तो अगर यह कोण थीटा हो तो tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा आ जाइए, tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी E2 अपॉन E1। ये E2 है और ये E1, ऐसे यहाँ लंब खींच देंगे आप, तो E2 रहे तो ये E2 हो जाएगा और ये E1 आपका है ही है, तो लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन E1, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स E2 अपॉन E1। समझ गए होंगे। अच्छा, E2 बटे E1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखो E2 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू ये है। जब E2 में E1 से डिवाइड करोगे तो ये तो आप कट जाएगा, P से कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा। अब साइन थीटा बचेगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 2 cos थीटा बचेगा। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू जो E2 बटे E1 आ रहा है, तो साइन थीटा बचेगा ऊपर की तरफ, 2 cos थीटा बचेगा नीचे की तरफ, तो आएगा tan थीटा बटे 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे tan, माफ कीजिए इसको हम मान लेते हैं फाई या अल्फा मान लेते हैं, इसको अलग एंगल मानना पड़ेगा, इसको क्या मानेंगे फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ऐसे मान लेंगे। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, या फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये दिशा का फार्मूला है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति में हो, अक्षीय में निरक्षीय में, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण, उसको मैं आज ही बताने वाला था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी अपलोड होने में, और उसको मैं बता दूंगा। और जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल पर आप स्पेशली ध्यान देंगे, अगर नहीं ध्यान देंगे तो उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो रेस्ट बचा हुआ है वो कल बता करके फिर जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे मैं उसको सॉल्व करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।